हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आज आपका लास्ट एग्जाम देकर पूरे अच्छी तरीके से रिलैक्स हो गए होंगे। इतना रिलैक्स हो गए हैं आप लोग कि क्वेश्चन तक हमें नहीं भेजे हैं। अभी जाकर लगभग लगता है एक 45 मिनट के अप्रॉक्स में 40 मिनट के पहले आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं और टाइपिंग करने वाले भी मेरे नहीं थे, तो थोड़ा लेट हो गया, खुद ही टाइप किए हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि सारा क्वेश्चन को टाइप कर दें और फिर यहाँ पर हम सोल्यूशन को भी देख लेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ और बातें भी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। हालांकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही टफ दिया हुआ था। जो चच्चा हमारा ये क्वेश्चन सेट किए थे वो चच्चा कोई नशा कर लिए होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सेट किए होंगे। उनको पता नहीं था कि हम क्वेश्चन किसका सेट कर रहे हैं, हम गेट का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। उनको दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। हालांकि सब्जेक्टिव ठीक ठाक था, सब्जेक्टिव बना लेते आप लोग, सब्जेक्टिव ओवरऑल सही ही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बहुत ही दिक्कत कराया गया है। पहला हमारा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन डीसी मोटर इज डिपेंड्स ऑन। मैग्नीट्यूड जो हमारा होता है मैकेनिकल फोर्स का डीसी मोटर में, वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो हमारा डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि व्हेन द सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज। जब हम लोग सप्लाई टर्मिनल जो हमारा होता है डीसी शंट मोटर का, अगर उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तब हमारा क्या होगा? तो पहला कहता है द मोटर विल स्टॉप। मोटर स्टॉप हो जाएगा, तो मोटर स्टॉप तो नहीं होगा। तो मोटर विल रन इट्स नॉर्मल स्पीड इन सेम डायरेक्शन। उस केस में हमारा अगर इंटरचेंज भी करेंगे तो हमारा मोटर जो होता है वो नॉर्मल स्पीड में ही रन करता है और उसी डायरेक्शन में जैसे पहले था। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स। रोटेशन जो हमारा होता है डायरेक्शन का वो रिवर्स हो जाएगा। द मोटर विल रन मच फास्टर इन सेम डायरेक्शन। मोटर जो हमारा है वो ज़्यादा फास्टर चलने लगेगा। तो इसमें जो हमारा होता है मोटर जो हमारा होता है वो नॉर्मल स्पीड पर ही रन करता है जैसे हमारा पहले रन कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स्ड। डायरेक्शन जो हमारा होता है डीसी सीरीज मोटर का उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं किसके थ्रू? तो या तो हम लोग फील्ड टर्मिनल के को इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, ओवरऑल हमारा क्या होगा? करंट इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल को चेंज करना है या फील्ड टर्मिनल को। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो फील्ड टर्मिनल, ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर फोर की बात किया जाए तो क्या कहता है? द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज। डीसी मोटर का जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो पहला हमारा जो कहता है वो क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स। बैक ईएमएफ और फ्लक्स दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो नहीं, ये तो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ का। हमारा ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैक ईएमएफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्लक्स। ये हमारा होता है ओवरऑल। उसके बाद हमारा कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ। दोनों तो हमारा नहीं होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा, डायरेक्टली हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा। एक हमारा प्रोपोर्शनल होगा और एक हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है वो हमारा बैक ईएमएफ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारा आता है वो हमारा फ्लक्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में हमारा राइट ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द कंडीशन ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी अचीव्ड बाई। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो हमारा कंडीशन है उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं? तो पहला हमारा क्या कहता है कि स्पीड हायर देन नो लोड, स्पीड ऑफ ओवर हॉलिंग लोड। कह रहा है कि स्पीड जो हमारा होना चाहिए वो हायर देन नो लोड, स्पीड ऑफ ओवर हॉलिंग लोड पर होना चाहिए। इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन वाइल सप्लाई वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, या हम लोग एक्साइटेशन को, सप्लाई वोल्टेज के एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखते हुए हम उसको इंक्रीज करें, तब इंक्रीज द एक्साइटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। वाइल द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं तब, या इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट। तो हमारा हाइयर, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को दोनों हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो सही होगा। वैसे भी बोले थे कि 90% 80% चांसेस होता है जहाँ पर भी इस तरीके का आपको दिखे ऑल ऑफ दीज या आइदर ए एंड बी, उसमें चांसेस होता है ज़्यादा कि वही सही हो। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि हमारा स्पीड जो होता है वो नो लोड स्पीड ओवर हॉलिंग लोड पर होता है, उससे हमारा हाइयर होता है, स्पीड हाइयर देन हमारा नो लोड स्पीड ऑफ ओवर हॉलिंग लोड। और हमारा एक्साइटेशन का हमारा इंक्रीज होता है जबकि हमारा सप्लाई वोल्टेज को रिमेन कांस्टेंट रखना पड़ता है, मतलब कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाई। स्पीड जो हमारा होता है डीसी मोटर को उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा? तो वेरिंग इनपुट करंट एंड वोल्टेज, इनपुट करंट और वोल्टेज को वेरी करके, या वेरी इनपुट वोल्टेज और करंट, या वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो हमारा होता है वो इनपुट वोल्टेज और करंट हमारा इसका जो होगा इसको वेरी कराकर हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर के केस में द कंडेंसर इज यूज टू। कंडेंसर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो कंडक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं
फेज को स्प्लिट करने के लिए, या फिर मिनिमाइज दी रेडियो इंटरफेरेंस, या मिनिमाइज दी लॉसेस, या मैक्सिमाइज दी करेंट। तो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो जनरली फेज को स्प्लिट करने में, फेज को तोड़ने के लिए, फेज को स्प्लिट करने के लिए हम लोग कंडेंसर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट अगर हम कंपेरिजन लेते हैं इंडक्शन, हमारा जो इंडक्शन स्टार्ट मोटर है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर में, तो हमारा क्या होता है, तो ये पहले हमारा होता है मोर एक्सपेंसिव, हायर बेटर स्टार्टिंग टॉर्क, हायर बेटर पावर फैक्टर, ये जो हमारा होता है ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो अप्रॉक्स में क्वेश्चन तो टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही टफ था, लेकिन फिर भी जो है इसमें हम लोग जो है वो अप्रॉक्स में मानिए तो जिसका 8 से 10 क्वेश्चन भी इसमें सही है वो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानिए, क्योंकि इसका जो है वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन सेट किया गया था, बनाने लायक क्वेश्चन था नहीं, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन सेट किए होंगे हमको लगता है उनसे भी नहीं बनेगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। इतना मतलब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था ओवरऑल। उनको भी पता है कि एक तो ये नया सब्जेक्ट था, बच्चा हम जो आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे वो ऑब्जेक्टिव का लेवल आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था उसी लेवल का हम दिए थे। हमको ये थोड़ा पता था कि इस तरीके का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन अब अगला बार से इस बार देख दिए तो अगला बार हो सकता है हम जो ऑब्जेक्टिव दिया इसी तरीके का और ऑब्जेक्टिव करा के भेजेंगे, क्योंकि पता नहीं होता है कि कौन क्या पूछ सकता है। गेसिंग करना जो है वो क्या है, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान हम लगा सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पूछ सकता है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जो हम करवाएं हमको लगता है उसमें से एक को दो गो ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं मिला होगा आपको, शायद एक आध दो मिला होगा तो बहुत भाग हुआ, नहीं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिला होगा। तो यही एक क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये तो कह नहीं सकते कि 100% वही आएगा, लेकिन कोशिश किया गया था कि क्वेश्चन सारा अच्छा है। वहाँ पर जो देखे भी आप लोग होंगे तो क्वेश्चन आपको लोग को भी लगा होगा कि नहीं क्वेश्चन था, रिलेटेड था, हर एक यूनिट से हम क्वेश्चन को उसमें डाले थे, लेकिन इनका जो क्वेश्चन का लेवल है ये तो क्वेश्चन है अजीब है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड फॉर फायरिंग एंगल अल्फा, फायरिंग एंगल हमारा अल्फा है, ईच एससीआर कंडक्शन एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड फ्रीव्हीलिंग एक्शन टेक प्लेस रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर जो हमारा रेजिस्टिव लोड के लिए हमारा होता है, जिसमें कि हमारा फायरिंग एंगल अल्फा है, तो कह रहा है कि एससीआर हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है वो कब ऑपरेट करता है, मतलब क्या इसका थी कंडीशन है ओवरऑल। कहता है एससीआर कंडीशन एंड कंडक्शन एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड एक्शन टेक प्लेस रेस्पेक्टिवली, कब कब हमारा लेता है, तो अल्फा और जीरो हमारा। फिर कहता है पाई अल्फा, पाई माइनस अल्फा और अल्फा, पाई प्लस अल्फा और अल्फा, और पाई माइनस अल्फा और जीरो। यहाँ पर ये सब जो लिखा गया है ये सब को आप हटा दीजिए, ये मिसप्रिंट है ओवरऑल, ये जो हमारा है वो क्या है मिसप्रिंट है, तो इसको आप लोग को हटा देना। तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो पाई माइनस के अल्फा और ये जीरो, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाई माइनस के अल्फा और जीरो। ये जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा हुआ है ये सब स्लैश देके वो गलती से प्रिंट हुआ है, खुद किए लेकिन पता नहीं है कैसे ऑटोमेटिक आ गया है, आज तो हम खुद टाइप किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्या कहता है कि फ्रीव्हीलिंग डायोड एट द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर अलाउ। कह रहा है जो फ्रीव्हीलिंग डायोड हमारा होता है वो कन्वर्टर के आउटपुट में लगा, आउटपुट में देखे होंगे फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या होता है, आउटपुट के पास ही लगभग लगभग लगा होता है, हर एक सर्किट में आप लोग देखे थे। वो क्या करता है, तो वो हमारा एससीआर को ट्रिगर प्रॉपरली करता है, या टर्न ऑफ द एससीआर एट द एंड ऑफ हाफ साइकिल, या प्रोटेक्शन द एससीआर अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। तो इसमें से आप क्या देखे थे कि जब जब हमारा एससीआर ऑफ हो रहा था तभी तभी हमारा जो है वो फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क कर रहा था। ये कल हम आपको बताए भी थे कि एक बात का ध्यान आप दे रहे हैं कि जब भी हमारा एससीआर ऑफ हो रहा है तभी हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड काम कर रहा है। और फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या करता था, इंडक्टर की एनर्जी को डिस्चार्ज करता था। तो ये हमारा टर्न ऑफ एससीआर एट द एंड ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के बाद हमारे एससीआर को टर्न ऑफ करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंगल फेज फुली कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड एसी टू डीसी कन्वर्टर ऑपरेट एज ए इन्वर्टर। कह रहा है कि सिंगल फेज फुली कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड एसी टू डीसी कन्वर्टर जो हमारा आता है वो ऑपरेट करता है कब, किस एंगल पर, अल्फा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तब, या अल्फा का वैल्यू जो हमारा है वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, या इट सप्लाई टू द बैक ईएमएफ लोड, या 90 डिग्री से बड़ा अल्फा का वैल्यू और 180 से छोटा हो, और देयर इज ए सुटेबल डीसी सोर्स इन द लोड सर्किट। तो मेरे ख्याल से इसका जो ओवरऑल राइट आंसर हो सकता है वो हमारा डी हो सकता है। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमको इसमें जो है वो अभी देख नहीं पाए क्योंकि इसका पूरा हमको फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बुक था उसको देखना पड़ता, तो हम इसको अभी, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है क्योंकि 90 डिग्री से एबव होता है ये हमको पता है, 90 डिग्री से एबव है इतना पता है, लेकिन ये जो हमारा रेंज है और इसमें से देखिए सबसे लंबा चौड़ा आंसर यही है, तो ज़्यादा चांसेस होने सही होने का यही है अगर गेसिंग के तौर पर देखा जाए तो। लेकिन इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, हालांकि हम इसको देख लेंगे क्योंकि आप लोग लेट क्वेश्चन भेजें तो थोड़ा समय कम मिला, तो इसको हम पिन कर देंगे। तो इसका राइट आंसर अभी मान के चलिए कि डी है, जिसका ज़्यादा चांसेस है इसका डी होने का। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 12
12 का तो ऑप्शन ही नहीं लिखे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो था वो क्या था, कहता है कि AC टू DC सर्कुलेटिंग करेंट डुअल कन्वर्टर आर ऑपरेटेड विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन देयर ट्रिगरिंग एंगल अल्फा एंड अल्फा 2। अल्फा एंड अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच का जो हमारा होता है इसमें वो क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है AC टू DC सर्कुलेटिंग करेंट इन डुअल कन्वर्टर में जब वो क्या कहता है कि AC टू DC सर्कुलेटिंग करेंट डुअल कन्वर्टर आर ऑपरेटेड विद फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन देयर ट्रिगरिंग एंगल अल्फा एंड अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू क्या आता है, तो वहाँ पर हम कल देखिए आपको बताए भी थे इसमें कि हमारा एक बार क्या देख रहे थे कि अल्फा दो बार ले रहे थे, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का ओवरऑल जो वैल्यू हमारा होता था वो कितना होता था 180 डिग्री होता था। तो जिस ऑप्शन में ये हमारा होगा अल्फा 1 से अल्फा 2 इक्वल टू 180, वही हमारा ऑप्शन होगा सही। तो इसमें हम ऑप्शन ही छूट गया है तो इसको आप मिला लीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्या कहता है, द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन डुअल कन्वर्टर। सर्कुलेटिंग करंट जो सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर रिक्वायर्ड होता है डुअल कन्वर्टर में, वो क्या करता है, उसका क्या काम है, इंप्रूव द पावर फैक्टर को वो इंप्रूव करता है, या फिर स्मूथनिंग द वेव फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म होता है उसको स्मूथनेस करने का काम करता है, या लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने का काम करता है, या इंक्रीज द सर्कुलेटिंग करंट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये जो हमारा करता है वो लिमिट करने का काम करता है सर्कुलेटिंग करंट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो कहता है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए सबसे पहली बात फुल वेव तो हमको चाहिए, और फुल वेव का 2 कन्वर्टर चाहिए, चाहे वो 3 फेज का हो चाहे वो हमारा सिंगल फेज का हो। ये हम लोग देखे थे कि फुल वेव कन्वर्टर तो हमको चाहिए, अगर हम लोग 4 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन चाहते हैं तो फुल वेव कन्वर्टर का 2 चाहिए, क्योंकि ये डुअल कन्वर्टर में सिर्फ बन पाता है। तो हम लोग इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, तो हम लोग 2 फुल वेव कन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, या 2 फुल वेव कन्वर्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, या 2 फुल वेव कन्वर्टर को बैक टू बैक कन्वर्ट करते हैं, या 2 सेमी कन्वर्टर को हम लोग बैक टू बैक करते हैं। तो ये हम लोग 2 फुल वेव कन्वर्टर को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्या कहता है 3 फेज AC टू DC कन्वर्टर विच रिक्वायर न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन। कह रहा है कि 3 फेज AC टू DC कन्वर्टर जो होता है जिसमें कि न्यूट्रल पॉइंट का हमको रिक्वायरमेंट होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, 3 फेज सेमी कन्वर्टर, या 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर, या 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर, या 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर विद डायोड। तो ये हमारा होता है 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर। ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो वो हमारा क्या कहता है कि भाई इट इज़ नेसेसरी टू केप्ट V/F रेशियो कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग क्यों V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, तो पहला हमारा मेंटेन द रोटर करंट मिनिमम, रोटर करंट को मिनिमम रखने के लिए V/F को कांस्टेंट रखते हैं, या मेंटेन द स्पीड ऑफ मोटर कांस्टेंट, मोटर के स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए रखते हैं, या मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड, या फिर हमारा जो टॉर्क है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारा V/F को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये V/F जो हम लोग कांस्टेंट रखते हैं वो जनरली इसी के लिए रखते हैं कि हमारा जो टॉर्क है सभी स्पीड के लिए जो हमारा टॉर्क है रेटेड टॉर्क वो हमारा मेंटेन रहे। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 17 क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ AC ड्राइव। AC ड्राइव का हमारा मेन यूज क्या है, AC ड्राइव का हमारा मेन यूज क्या है, तो कहता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, ग्रुप ड्राइव मोटर, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्री। ड्राइव जैसे ही आ गया तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल से रिलेटेड टर्म आएगा, तो कंट्रोल से रिलेटेड टर्म हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है वो क्या कहता है कि हाउ द बेस स्पीड ऑफ DC शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग DC ड्राइव। कह रहा है कि हम लोग बेस स्पीड जो हमारा होता है DC शंट मोटर का उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं DC ड्राइव का उपयोग करके। तो पहला हमारा इसमें कहता है कि बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट को रिड्यूस करके, दूसरा हमारा कहता है बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करके, या बाय इंक्रीजिंग द फील्ड करंट को इंक्रीज करके, या बाय रिड्यूसिंग द आर्मेचर वोल्टेज। तो हमारा इस जो करते हैं इसमें वो बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट को रिड्यूस करके हम लोग ये काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है वो क्या कहता है कि NSCR चॉपर सर्किट सप्लायर पावर टू अ DC मोटर, व्हाट विल द नेचर ऑफ मोटर आर्मेचर करंट। कह रहा है मोटर आर्मेचर करंट का नेचर क्या होगा जब हमारा SCR चॉपर सर्किट जो है वो सप्लाई करेगा DC मोटर को। तब SCR चॉपर सर्किट जो हमारा है वो सप्लाई करेगा अगर पावर DC मोटर को, तब हमारा मोटर का आर्मेचर करंट का जो हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा, या फिर वो हमारा कांस्टेंट होगा, या एक्सपोनेंशियली राइज और एंड डीके होगा, या नन ऑफ दिस। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियली राइज और डीके होगा। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो बात कर लेते हैं 20 का, वो हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
आर टू बी कंसर्ट बाय द सिलेक्टिंग माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को हम लोग देखते हैं, तो कहता है प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग स्पीड को रिक्वायर्ड जो होता है उसको देखते हैं, या मेमोरी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, या नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पिन को देखते हैं। तो इनमें से तीनों के तीनों को हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। तो ओवरऑल जिनका 8 से 10 ऑब्जेक्टिव भी इसमें सही है वो अपने आप को सेफ जोन में मानिए, वो अपने आप को मानिए कि आप बहुत ही अच्छे से इसको अध्ययन करके गए थे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वहीं क्वेश्चन सेट करने वाला का ही दिमाग अल्टर था। आप लोग सही पढ़ के गए थे। ओवरऑल क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में तो हमने ऐसा नहीं बोला, उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी इस सब्जेक्ट का ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और हमें तो कुछ क्वेश्चन इसमें लगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये तुम्हारा इसका होगा भी नहीं, ये तुम्हारा मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन फिर भी दे दिया है, तो उसको छोड़िए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग सब्जेक्टिव का पढ़ के गए थे उसका कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए थे उसका, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। फिर हमारा कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर, पूरे अच्छे से हम लोग पढ़ाए हुए थे। करा कंपेयर स्क्वायरल केज मोटर विद स्लिपरिंग मोटर, ये तो ऑलरेडी एसी मशीन में ये दोनों टॉपिक हमारा कवर कराया हुआ था, तो ये सब बन गया होगा। 4 मार्क्स से क्वेश्चन लगभग बन गए होंगे आपके। कहता है कि भाई स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट इंडक्शन मोटर, बहुत ही अच्छे से आपको मशीन में पढ़ाया हुआ था। करा कि मेथड बताइए कि कौन कौन से मेथड थे, या फिर हमारा उसको नहीं लिखते। अगर इसी का बात करें तो इसमें देखिए ये सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर बहुत ही अच्छे से आपको बताए हुए थे, इसका ऑपरेशन देखिए। फुल वेव कन्वर्टर ये सीधे ड्राइव ना देकर सीधे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है एक्सप्लेन 3 फेज सेमी कन्वर्टर विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम, 3 फेज सेमी कन्वर्टर को हमारा जो है एक्सप्लेन करना था। 3 फेज सेमी कन्वर्टर यहाँ पर कह रहा था, तो ड्राइव के बारे में उसमें लिख सकते, तो वही वाला सर्किट को बनाना था, बस RLE जो यहाँ पर हम एक ई ले रहे थे उसको नहीं लेना था, बस हमारा बन जाता। फिर कहता है हाउ टू कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी मोटर बाय SCR ड्राइव, ये आप नहीं बना सकते, लेकिन ऊपर वाला तो क्वेश्चन बना सकते थे। कहता है हाउ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर इज डन बाय स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर हमारा पूछ रहा था स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से, तो अगर ये आप नहीं बनाते तो ये बना सकते थे एक्सप्लेन AC मोटर ड्राइव यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर से कैसे हम लोग AC मोटर ड्राइव को ऑपरेट कर रहे थे, तो आपको दोनों बताए थे इसमें। DC मोटर के लिए तो हम बताए ही थे, AC मोटर के लिए भी बताए हुए थे, तो रिलेट करके आप लिख सकते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो कहता है वो क्या कहता है, ब्रेकिंग के लिए आपको हम वीडियो जो था वो पिन भी कर दिए थे। तो कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर सुपेरियर टू मैकेनिकल ब्रेकिंग, कह रहा है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग में से कौन सा ज़्यादा सुपेरियर होता है, उसके बारे में लिखना था। बेसिक सा क्वेश्चन था, लिख सकते थे आप लोग। फिर कहा था डायनेमिक ब्रेकिंग जो हमारा DC मोटर में होता है वो कैसे होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या करा है, वाई रजिस्टर रिक्वायर्ड इन सीरीज विथ आर्मेचर ऑफ DC मोटर एट द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय हमको रजिस्टर का क्यों आवश्यकता होता है। और कहा था डिस्क्राइब सुटेबल स्टार्टर फॉर स्टार्टिंग DC शंट मोटर हैविंग नो वोल्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन कंप्लीट मशीन का दे दिया था, लेकिन वहाँ पर स्टार्टिंग शायद DC मोटर का हम लोग को इसमें पढ़ना नहीं था, लेकिन आप लोग पहले पढ़े थे, तो ये नहीं भी बनाते तो नीचे वाला तो आपसे बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि भाई रिजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी अप्लाइड टू अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन द प्लगिंग इज अप्लाइड ऑन द पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको था, रिजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, प्लगिंग क्या होता है, इन सब के बारे में भी अगर कोरिलेट करके थोड़ा थोड़ा भी लिख देते तो मिला जुला कर आप लिख लेते इसमें। अगर इसको आप नहीं भी लिखते तो ये क्वेश्चन तो आप बना सकते थे, क्योंकि ये हम मशीन में करवाए हुए थे कि हमारा एयर गैप स्टेटर और रोटर के बीच में हम लोग कम क्यों रखते हैं, इसका क्या रीजन है, वो हम लोग बहुत ही अच्छा से एक अलग क्वेश्चन लेकर ही रिवाइज करवाए थे। कहता है व्हाट इज नेसेसरी टू शॉर्ट सर्किटेड रोटर कंडक्टर इन स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज मोटर में हम लोग शॉर्ट सर्किटेड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायरल केज में शॉर्ट सर्किटेड ही नहीं करेंगे तो उसमें EMF प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम उसको इन रिंग के थ्रू जो है वो शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या था, बेसिक था, आप बना सकते थे, दोनों कुछ नहीं था इसमें। अब अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो कहता है स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चॉपर कंट्रोल, चॉपर कंट्रोल का बेसिक प्रिंसिपल लिखना था, चॉपर के बारे में ओवरऑल दिया हुआ था, मतलब ड्राइव से रिलेटेड कम ही क्वेश्चन दिया हुआ था। चॉपर और मशीन का क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन का क्वेश्चन भर के दिया हुआ था, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें था ही नहीं। कह रहा था कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चॉपर फेड ड्राइव, चॉपर फेड ड्राइव के बारे में आपको लिखना था। चॉपर जो हमारा पढ़ाए, चॉपर ड्राइव आप लोग पढ़ाए हुए थे, वही आपको इसमें पूरी लिख देना था। वाई हाफ वेव चॉपर कन्वर्टर इज नॉट यूज फॉर सप्लाइंग द फील्ड सर्किट ऑफ ए DC मोटर, हाफ वेव हमारा DC क्या उसमें देखे थे कि हाफ वेव हमारा सिर्फ काम कर रहा था जब चॉपर हो रहा था, हाफ वेव हमारा नहीं काम कर रहा था, उसी के बारे में ये पूछ रहा था। फिर हमारा कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में डिफरेंस बताना था। कंपेयर द टू इन्वर्टर फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर ये नहीं भी बनता तो नीचे में क्या कहता है, राइट नीट सर्किट विथ नीट सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बाय स्टैटिक कंट्रोल ऑफ रोटर रेजिस्टेंस थ्रू अ
चॉपर के द्वारा हमारा ये स्पीड कंट्रोल कर रहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमारा चॉपर कंट्रोल कर रहा था। हालांकि ये क्वेश्चन जो था 3 फेज से रिलेटेड चॉपर में उतना डिटेल में दिया हुआ ही नहीं था सिलेबस में, तो कोई कैसे इसको पढ़ा सकता था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ चॉपर कंट्रोल दिया हुआ था। तो चॉपर कंट्रोल दिया हुआ था वो भी हमारा, तो उसमें हम लोग एक मोटर का ले लिए थे, एक मोटर में हम लोग दिखा दिए थे। यहाँ पर 3 फेज का पूछ दिया है, तो ये क्वेश्चन मतलब उतना डीप में सिलेबस में अगर आप लिख कर देते तो पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं था, लिखे के ही नहीं दिया था। एक्सप्लेन द डीसी मोटर विथ नीट डायग्राम यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की मदद से हमारा जो है वो मतलब माइक्रो कंट्रोलर की मदद से हम लोग डीसी मोटर ड्राइव को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो कि आपको हम दिखाए थे बहुत अच्छे से, तो इसको आप बना सकते थे। फिर हमारा जो था सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर और सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर भी बताया हुआ था। उसके बाद हमारा सिंक्रोनस मोटर ड्राइव के बारे में कुछ लिखना था, मतलब सिंक्रोनस मोटर से ओवरऑल लिख भी देते तो काम चल जाता, नहीं तो ये तो आप लिख ही सकते थे सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर, ये बहुत ही अच्छे से आपको बताए हुए थे। ओवरऑल सब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव मिला जुला कर अच्छा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही गंदा था। ऑब्जेक्टिव इस तरीके का नहीं देना चाहिए। इसी के साथ हमारा देखिए जो 5th सेम आप लोग का जो बैच है वो चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर को आपका ये बैच लाइव हो जाएगा। कल जो इसका है वो सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, बैच के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाएगा। इस बैच का प्राइस बहुत ही मिनिमम होगा, अदर सभी जगह के कंपेरिजन में बहुत ही कम फी यहाँ पर लगेगा। पैसा कम होगा लेकिन कंटेंट का क्वालिटी आप लोग तो अभी पढ़ के आए हैं, अभी देखे भी हैं एग्जाम के टाइम में जो हम पढ़ा रहे थे ये स्पीड का था। अगर यही सोचिए अगर हम स्लो में पढ़ते तो कितना अच्छा हम लोग पढ़ते आते शुरू से ही। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारे नए विद्यार्थी इस बार जो रिविजन क्लास में आए हैं उनसे बस यही कहेंगे कि अभी आप लोग भी थोड़ा कुछ दिन रिलैक्स करिए, हमको भी 2-4 दिन का टाइम दीजिए अच्छे से रिलैक्स होकर। हम लोग जो मेनली जो है वो सिलेबस इंट्रोडक्शन तो आ ही जाएगा, कंटेंट का जो डिलीवरी होगा वो कुल मिलाकर 17 तारीख से या 16-17 से हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस स्टडी होने मतलब चालू हो जाएगा। तो अभी आप लोग आराम से घर जाइए और रिलैक्स करिए कुछ दिन, और उसके बाद आप लोग जो है वो कंटिन्यू होकर 1 से 2 घंटा डेली काम को दीजिए। कॉलेज छोड़ना नहीं है, सभी को कॉलेज जाना है, कॉलेज जाइएगा, आपका इंटरनल मार्क्स अच्छा मिलेगा। इंटरनल मार्क्स भी रिजल्ट में बहुत ही मतलब मदद करता है, और अच्छा CGPA लाइएगा तभी, अच्छा CGPA अच्छा परसेंटेज लेकर आइएगा तभी जो है वो एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है, कभी कभी मौका भी मिल जाता है, उसी परसेंटेज पर जॉब भी मिल जाता है। तो कभी कभी रेगुलरली नहीं, अब बिहार में उसमें भी जो है वो एग्ज़ाम लेने लगा है। तो कोशिश यही है कि आप लोग को कम से कम फ़ी लें, और मैक्सिमम इसका फ़ी जो होगा अभी हम बता देते हैं 1000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1000 फ़ी होगा 14 नवंबर के लिए नहीं, लेकिन 14 नवंबर को जो इसमें एडमिशन लीजिएगा उसको 1000 फ़ी लगेगा। उसके बाद इसका प्राइस जो है वो अप्रॉक्स में 1500 के पास चला जाएगा, उससे ज़्यादा लेकिन कभी नहीं बढ़ेगा। 1500-1000 के बीच में ही इसका प्राइस रहेगा, लेकिन 1000 का प्राइस जो रहेगा वो 14 नवंबर को होगा। इसके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो एक अलग वीडियो में आपको दे देंगे, इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, डिजिटल PDF है और पर्सनल गाइडेंस है, तो ये सब हमारा मिलेगा। इसी के साथ साथ 3rd सेम के लिए भी इस बार कोर्स आ रहा है, और हम लोग कुल मिलाकर 3 फैकल्टी हैं कि हम देखिए इसके बारे में हम लोग लास्ट में जो इसका पर्सनल वीडियो लाएंगे वहाँ पर हम बता देंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्या रीज़न है कि क्योंकि हम ज़्यादा फैकल्टी क्यों नहीं लाते हैं, क्या रीज़न होता है, बहुत सारे ये सब जो बात है उसको हम लोग एक नए वीडियो में देख लेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।